राम राम दोस्तों, हम आपके सामने प्रस्तुत हैं एक बार फिर लेके नए सेशन के साथ में जीके के सेशन में। और हमें असुविधा के लिए खेद है और हमें यहाँ पर आपको रविवार के लिए लाइव क्लासेस के लिए बोला था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते हुए हम आपके सामने लाइव क्लास लेके नहीं आ सके। हमें इसके लिए कृपया करके क्षमा करें, लेकिन हम आपके सामने एक बार फिर से उपलब्ध हैं एक नए जबरदस्त सेशन को लेकर के। और इस सेशन दोस्तों, आपको मेरा दावा है, अगर आप इस सेशन में आपके जितने ये 50-60 क्वेश्चन हैं, मैं दोस्तों ये आपको यकीन दिला देता हूँ, अगर इनमें से आप मात्र 60% भी ठीक करते हैं तो मेरा दावा है आपकी जीके बहुत बेहतरीन है। तो देखते देखते रहिए दोस्तों, चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में दोस्तों हम पढ़ते हैं, पूछा है भारत में इस्लाम का आगमन कब हुआ। दोस्तों भारत में अगर देखा जाए इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। पहला क्वेश्चन समझने की हमें जरूरत है कि इस्लाम का आगमन भारत में किसके जरिए हुआ था। अरबों के जरिए हुआ था। अरबों का जो नेतृत्व किया था इस युद्ध में 712 में लड़ाई लड़ी गई थी। 712 में सिंध पर लोगों अटैक किया था। सिंध पर लोगों क्या किया था, अटैक किया था। और अटैक करने वाला कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था दोस्तों। कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। और उस समय सिंध के अंदर दोस्तों राजा ताहिर का शासन था और राजा ताहिर को हार का सामना करना पड़ा था। अगर इसकी संपूर्ण स्टोरी के बारे में पढ़े तो बहुत ही सुन करके ये घटना पढ़ करके बहुत दुख होता दोस्तों। राजा ताहिर की लड़कियों के साथ क्या दुर्व्यवहार किया गया था अरबों के जरिए यहाँ पर। तो ये आपको देखने के लायक है, इतिहास से बहुत कुछ सीखने की आज भी जरूरत है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। प्रश्न देखते हैं एक बार, इस्लाम का आगमन किसके जरिए, अरबों के जरिए। कब हुआ, 712 में हुआ। कहां पर हुआ, सिंध में आए। और सिंध में इन्होंने ही जजिया कर लगाया था दोस्तों। सबसे पहले क्या लगाया था दोस्तों, जजिया कर लगाया था दोस्तों, यानी टैक्स, जजिया टैक्स जो धार्मिक टैक्स था उसको लगाने वाले कौन थे, अरब थे। सबसे पहले कहां लगा था, सिंध में। और सिंध का राजा उस समय कौन था, ताहिर। और अरबों का नेतृत्व किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था दोस्तों। चलते हैं बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, गुप्त वंश की भाषा। दोस्तों आपको अगर याद हो, पिछली वीडियो में जो भाषा लैंग्वेज का संपूर्ण टॉपिक हुआ था उसमें एक एक भाषा के बारे में बताया गया। उसमें बताया था कि गुप्त वंश की भाषा क्या है। गुप्त वंश की भाषा कौन सी थी दोस्तों, गुप्त वंश की भाषा संस्कृत थी। भाषाओं की जननी संस्कृत थी। प्राचीन भारत की भाषा संस्कृत थी दोस्तों। वेदों की भाषा संस्कृत थी। वेदों की भाषा संस्कृत, भाषाओं की जननी संस्कृत, प्राचीन भारतीय भाषा संस्कृत दोस्तों। और गुप्त वंश की लैंग्वेज दोस्तों संस्कृत थी, जिसकी लिपि देवनागरी लिपि दोस्तों इसकी। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा दोस्तों, संवाद कौमुदी पत्रिका। संवाद कौमुदी पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी दोस्तों। संवाद कौमुदी पत्रिका 1822 के अंदर राजा राम मोहन राय के द्वारा, दोस्तों ये पत्रिका निकाली गई थी। संवाद कौमुदी, जो अगर भाषा लैंग्वेज पूछ जाए, इस संवाद कौमुदी की लैंग्वेज दोस्तों फारसी थी। अगर पूछा जाए संवाद कौमुदी किस लैंग्वेज में, फारसी में। किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। और कब, सन 1822 में यह पत्रिका निकाली गई। लेकिन हमारा फिर अगर पूछा जाए दोस्तों, भारत के अंदर दोस्तों पहला अखबार निकला था दोस्तों सन 1780 में। बंगाल गजट निकला दोस्तों, कोलकाता से निकला जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा, यानी जिसको हम जेम्स ए हिक्की बोलते हैं। अगर उसके बाद बात की जाए हिंदी भाषा के लिए, पहला अखबार सन 1826 को उदंत मातृंड निकला था दोस्तों, जो जुगल कुमार किशोर जी के द्वारा निकाला गया था। अगर बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा दोस्तों, इल्बर्ट बिल। दोस्तों इल्बर्ट बिल के बारे में क्वेश्चन आया है और पूछा है इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में, यानी उस समय अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन था। इल्बर्ट बिल को लाने वाला कौन था, इल्बर्ट बिल को लाने वाला दोस्तों लॉर्ड रिपन रहेगा आपका। अगर पूछा जाए लॉर्ड माउंटबेटन, ये भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे जिसने माउंटबेटन ने टू नेशन थ्योरी दी थी। टू नेशन थ्योरी माउंटबेटन योजना बोल देते हैं। उसके बाद लॉर्ड कर्जन दोस्तों बंगाल का विभाजन करने वाले, यानी बंगाल का विभाजन सन 1905 में किया था जिन्होंने। उसके बाद पूछा जा सकता है बंगाल का विभाजन किसके द्वारा, कर्जन के द्वारा। कब, 1905 कर दिया गया दोस्तों।
तो एक प्रश्न आता है, बांटो है राजगुरु यानी फूट डालो राजगुरु की नीति का अनुसरण किस अंग्रेज शासक के द्वारा, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया दोस्तों। और लॉर्ड डलहौजी इसमें इन्होंने चलाई थी दोस्तों लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे बोलते हैं दोस्तों, लैप्स की नीति बोल देते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यक्तिगत सिद्धांत या देसी भाषा में बोल देते हैं राज्य हड़प नीति चलाई थी। और आंसर है आपका लॉर्ड रिपन रहेगा। और लॉर्ड रिपन दोस्तों ये वही है दोस्तों, लॉर्ड रिपन जिसके समय में कारखाना अधिनियम आया। भारत में जनगणना नियमित 10 साल के बाद होनी स्टार्ट हुई 1881 में। कारखाना अधिनियम, इल्बर्ट बिल, ये जो मुख्यतः कार्य थे ये किसके द्वारा हुए थे दोस्तों? लॉर्ड रिपन के द्वारा। और भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन कहलाए? लॉर्ड रिपन कहलाए दोस्तों। तो दोस्तों कम से कम भी हर ऑप्शन के बारे में, हर ऑप्शन के बारे में, हर क्वेश्चन के बारे में दोस्तों 2 से 4 बातें हम पढ़ रहे हैं। और आपसे हमारा दावा है आप भी ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, खुशी खुशी लगे रहेंगे दोस्तों, क्योंकि यही जो वो समय है जो मुड़कर कभी वापस नहीं आने वाला है। स्पेशल जो हमने बैच छेड़ा हुआ है दोस्तों, ये बैच दिल्ली पुलिस और ग्रुप डी के लिए चलाया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर अगर देखा जाए बेहतरीन जीके पूछे जाने के चांस हैं। ग्रुप डी में भी स्पेशल बोल रहे हैं कि 15 नंबर की जीके, और दिल्ली पुलिस में दोस्तों कहनी क्या, पो 12 हुई दोस्तों जीके की, दो 50 आधा पेपर जीके होगा आपका। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और आराम से अपना एकाग्रचित मन करके पढ़ते रहिए दोस्तों, लगे रहिए। और हमारी आशा है आपसे आप अपना प्यार व सहयोग बढ़ाते चलेंगे और साथ साथ लाइक कमेंट व सब्सक्राइब करते चलिए और शेयर दबा के करते रहिए दोस्तों। चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पंजाब के बारे में पूछा दोस्तों। पंच नदियों का देश पंजाब, पंजाब भूमि, हरियाणा अलग 1 नवंबर 1966, 1971 में हिमाचल अलग, 47 में आधा पंजाब पाकिस्तान के पास लगा दोस्तों, वही पंजाब जिसमें सबसे पहले भारत में राष्ट्रपति शासन लगा दोस्तों, वही पंजाब जहां पर सिख धर्म की कम्युनिटी सबसे ज्यादा निवास करती है। और सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह, राजधानी लाहौर। तो देखते हैं दोस्तों प्रश्न क्या पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? सन 1849 में चिलियनवाला की लड़ाई जो अंग्रेज कमांडर गफ के द्वारा लड़ी गई थी। तो चिलियनवाला की लड़ाई 1849 के बाद पंजाब पर अंग्रेजों का आधिपत्य दोस्तों हो गया था। 1803 में हुआ था दोस्तों हरियाणा पर अधिकार। हरियाणा में पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार 1803। अगर बात करें दोस्तों 1840 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध स्टार्ट हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध स्टार्ट हुआ था 1846 में और दोस्तों खत्म हुआ था 1849 में। तो प्रश्न आ सकता है कि 49 में जब ये लड़ाई खत्म हुई उस समय पंजाब में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे दोस्तों। जिस समय 1849 में अंग्रेजों का आधिपत्य पंजाब पर हुआ उस समय गवर्नर जनरल कौन थे अंग्रेजों के? दोस्तों लॉर्ड डलहौजी थे। चलते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए प्रश्न पूछा गया छपरा से संबंध। छपरा दोस्तों बिहार में है। अगर बात करें यहां से पूछा गया दोस्तों संबंध किस महापुरुष का रहा है? दोस्तों यहां से हमारे प्रथम देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध रहा है। उनका जन्म छपरा में हुआ था दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक दोस्तों, राजा राम मोहन राय राधानगर में जन्म, बंगाल में राधानगर सन 1774 में, सन 1774 राधानगर बंगाल में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। अगर बात करें राजा राम मोहन राय की जिन्हें पुनर्जागरण काल का जनक कहा गया, भारत में पुनर्जागरण काल का जनक कहा गया भारत में दोस्तों, जिनको राजा की उपाधि, किसकी उपाधि? राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई। अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि दी गई। पीछे पड़ गया थे अभी भी जस्ट संवाद कौमुदी नामक पत्रिका 1822 में निकाली गई, फारसी भाषा में निकाली थी दोस्तों। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा सन 1829, ब्रह्म समाज 1830 और ये कार्य भी राजा राम मोहन राय के द्वारा किए गए थे। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में पढ़ते चले तो दोस्तों हमें पढ़ना होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1833 में, 1833 के अंदर दोस्तों ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बने दोस्तों, गवर्नर जनरल। तो अगर बात करें दोस्तों
क्या नाम है, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। भीमराव अंबेडकर का जन्म दोस्तों बंगाल में था, पश्चिम बंगाल में। और दोस्तों ये आजादी के बाद जो इलेक्शन लड़ा था इन्होंने, ये दोस्तों लड़ा था नागपुर से। कहां से लड़ा था? नागपुर से लड़ा था। तो इन सभी का हमारे संबंध पता चल गया है। दोस्तों मुझे आशा है आपको ये समझ में आएगा। और अगर देखा जाए कली की बात है, कुछ हंसी भी आती है, कुछ हंसी भी आती है दोस्तों, कुछ आपके लिए भी दोस्तों ये कुछ बात करनी जरूरी थी। दोस्तों कल बात चल रही थी सर राहुल जी के साथ में। सर बोल रहे थे आपको लगता है कि जो ये लड़के व्यू देख आते हैं आपके, ये वीडियो देखते हैं क्या, ये कितनी देखते होंगे? मैंने कहा सर लगभग पूरी देखते होंगे। जब इतना पढ़ाया, सेशन लिया, सवा घंटा का 40 मिनट 45 मिनट जब इतने बोले हैं, इतना कुछ बताया है, तो जरूर क्या होगा, जरूर पढ़े होंगे। लेकिन दोस्तों सर ने जब व्यू ड्यूरेशन दिखाई, सिर्फ 5 मिनट थी दोस्तों। व्यू ड्यूरेशन सिर्फ 5 मिनट की थी। एवरेज व्यू टाइम आपका सिर्फ 5 मिनट का। या तो दोस्तों मेरे को लगता है ये सब जो हम करा रहे हैं आपको बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे से आता है, या फिर दोस्तों आप पढ़ाई के लिखाई के नाम पर सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, घर वालों के पैसे की बर्बादी चल रही है दोस्तों। तो दोस्तों इससे कुछ नहीं कह सकते, हंसी की भी बात है। यहाँ पे 1 घंटे की वीडियो बनाई जाती है, सवा घंटे की वीडियो बनाई जाती है, लेकिन उसमें दोस्तों आपको बहुत कुछ आता है। मेरे हिसाब से आप बहुत इंटेलिजेंट हो, इसीलिए वो 5 मिनट ही देख पाते हो मोस्टली वीडियो, क्योंकि एवरेज व्यू ड्यूरेशन सब कुछ बता देता है। तो दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है इटली की तलवार। वर्ल्ड कैसे क्वेश्चन लिया गया दोस्तों? वर्ल्ड हिस्ट्री से बोल सकते हो, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है। वर्ल्ड जीके से इटली की तलवार किसे कहा गया? इटली की तलवार किसे कहा गया दोस्तों? इटली की तलवार कहा गया दोस्तों गैरीबाल्डी को। किसे कहा गया? गैरीबाल्डी को कहा गया दोस्तों इटली की तलवार। इटली की तलवार दोस्तों गैरीबाल्डी को कहा गया था। काउंट द कावूर ने इटली का एकीकरण किया था। अगर प्रश्न कल को आ जाए इटली का एकीकरण करने वाले कौन थे? काउंट द कावूर थे। और प्रश्न पूछे जूसेपे मेज़नी कौन थे? इन्होंने इटली के अंदर यंग इटली नामक एक संगठन बनाया था सन 1834 में। यंग इटली नामक संगठन के संस्थापक कौन थे? जूसेपे मेज़नी। कब? सन 1834 में। इटली की तलवार गैरीबाल्डी। इटली का एकीकरण किसके द्वारा? काउंट द कावूर के द्वारा। और बिस्मार्क दोस्तों जर्मनी के थे। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था दोस्तों। जर्मनी का एकीकरण किसके द्वारा किया गया? बिस्मार्क के द्वारा। और प्रश्न है तो भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का दोस्तों बिस्मार्क हमारे परम पूजनीय प्रथम उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कहा जाता है दोस्तों। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? दक्षिणी सूडान की राजधानी दोस्तों जुम्बा है। अभी अगर देखेंगे दोस्तों ये दक्षिणी सूडान वही देश है जो यूएनओ में शामिल होने वाला 193वां देश था। क्या देश है दोस्तों? दक्षिणी सूडान 193वां देश था। और कई क्वेश्चनों में यही बात पूछी जा चुकी है, ये भी और ये राजधानी भी इसकी पूछी जा चुकी है। यूएनओ दरअसल है क्या? जब 2 विश्व युद्ध हो चुके थे सन 1945 में, दोनों विश्व युद्ध खत्म हो चुके थे, उस समय दुनिया भर में एक डिमांड हुई कि ऐसा एक संगठन का निर्माण किया जाए जो दुनिया में शांति कायम रख सके, तीसरा विश्व युद्ध ना होने दे। तब यूएनओ को निर्माण किया गया 24 अक्टूबर सन 1945 को, जिसमें प्रमुख तौर पर आज 193 देश टोटल हैं और 5 मुख्य देश हैं जिनके पास वीटो पावर है। भारत को इसमें वीटो पावर दोस्तों मिली थी, लेकिन वो चीन को सौंप दी गई। चलते हैं दोस्तों हमारे आगे। इसमें पूछा गया ला पाज। दोस्तों ये बोलीविया की दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी है। बोलीविया की सबसे ऊंची दुनिया की राजधानी कौन सी दोस्तों? ला पाज। तो इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? सूडान की राजधानी जुम्बा। चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न का है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य दोस्तों महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा? महाभारत। आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि महाभारत के जो अनुवाद करवाया गया था, अकबर के द्वारा अनुवाद करवाया गया था, वो किस नाम से करवाया गया था? महाभारत का अनुवाद पुस्तक का
अकबर के समय में किस नाम से हुआ था, आपको ये बताना है। लेकिन इसके अगर लेखक की बात की जाए, इनके लेखक दोस्तों वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास इनके लेखक माने गए हैं। सूरसागर के दोस्तों सूरदास। अगर बात है पृथ्वीराज रासो, वह बीजक ग्रंथ के लेखक कौन माने दोस्तों, कबीरदास। और अगर यहाँ पे बात करें दोस्तों पृथ्वीराज रासो, इसके लेखक माने दोस्तों चंद्र बरदाई। कौन माने गए दोस्तों, चंद्र बरदाई को माना गया है, जो कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी और मित्र थे। पृथ्वीराज रासो के लेखक दोस्तों बीजक के लेखक कबीरदास। महाभारत ऋषि वेद व्यास। सूरसागर सूरदास जी के द्वारा। अब प्रश्न पूछा दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा, महाभारत है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे पूछा गया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। दोस्तों पार्टियों के संदर्भ में एक दो क्वेश्चन आता रहा है कि कांग्रेस पार्टी का निर्माण अखिल भारतीय कांग्रेस, दोस्तों वो अलग है। अखिल भारतीय कांग्रेस जो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी है, ये सबसे पुरानी पार्टी वही पार्टी है अखिल भारतीय कांग्रेस, जिसका निर्माण सन 1885 में के अंदर हुआ था। मुस्लिम लीग सन 1906 के अंदर हुआ था। गदर पार्टी सन 1913, स्वराज पार्टी सन 1923 और उसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक सन 1939 नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे करके। और लेकिन यहाँ पर पूछा गया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण मीनू मसानी व जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा सन 1934 के अंदर हुआ था। दोस्तों कब हुआ था, सन 1934 के अंदर हुआ था। आपके लिए यहां भी एक क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था। पिन कमेंट सेक्शन में ये आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी। क्योंकि आप वीडियो तो सिर्फ 4-5 मिनट की देखते हो, वीडियो सिर्फ 4-5 मिनट की चलती है, क्योंकि व्यू ड्यूरेशन दोस्तों सब कुछ बता देती है। आई थिंक आपको नॉलेज है बहुत ज्यादा है, भगवान की दया से आपको बहुत अच्छा दिमाग मिला है, आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हो। तो दोस्तों आपको बताना है स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का निर्माण किसके द्वारा और कब किया था। पिन कमेंट सेक्शन में हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। तो दोस्तों बढ़ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि परमार वंश का संस्थापक कौन था। परमार वंश का संस्थापक दोस्तों कौन था। दोस्तों परमार वंश का संस्थापक दोस्तों उपेंद्र राज दंतिदुर्ग दोस्तों राष्ट्रकूटों का। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दोस्तों दंतिदुर्ग था। चोल वंश का संस्थापक दोस्तों विजाल्य था। और अगर नंदराज नहीं था दोस्तों तो ये था दोस्तों आपका राइट आंसर उपेंद्र राज। अगर बात करें सेन वंश का सामंत सेन, पाल वंश का गोपाल, पल्लव वंश का सिंह विष्णु या सिंह वर्मन बोल देते हैं कई बार। अगर बात है दोस्तों क्या नाम है पुष्यभूति वंश का पुष्यभूति, जिसको वर्धन वंश भी बोल देते हैं दोस्तों। उसके बाद बात है गुप्त वंश का श्रीगुप्त। कुषाण वंश का कौन था दोस्तों, कुषाण वंश का कनिष्क बिल्कुल भी था। कुजुल कडफिसस था। उसके बाद बात है नाग वंश का शिशुनाग, हर्यक वंश का बिंबिसार। और अगर बात है दोस्तों मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य, आपको लाजमी है पता होगा। शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग और कणव वंश का वसुदेव था दोस्तों। बढ़ सकते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न पूछा दोस्तों आलमगीरपुर किस नदी पर बसा हुआ था। दोस्तों ये आलमगीरपुर, पहली बात आपको समझना चाहिए, ये आलमगीरपुर किस के बारे में पूछा गया है। दोस्तों ये आलमगीरपुर जो पूछा गया है और ये जो नदियां दी गई है आपको, हड़प्पा उपस में है, सिंधु है उपस में, हिंडन है, रावी है। दोस्तों हड़प्पा देखने से ही समझ में आ रहा है। प्रश्न पूछा गया आलमगीरपुर किस नदी पर था। आलमगीरपुर दोस्तों सिंधु सभ्यता के समय का शहर था आलमगीरपुर, और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र था ये। प्रश्न था से सबसे उत्तरी स्थान कौन सा, सबसे दक्षिणी स्थान कौन सा, पूर्वी कौन सा, पश्चिमी कौन सा। उत्तरी तो दोस्तों इनका मांदा था चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी इनका दाइमाबाद था गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में। पूर्वी स्थान पूछा दोस्तों, पूर्वी स्थान था आपका आलमगीरपुर, सबसे पूर्वी क्षेत्र था। और ये आलमगीरपुर दोस्तों यूपी के अंदर होता था। और ये कौन सी नदी पर था दोस्तों, ये हिंडन नदी पर था। अगर बात करें जाए यहाँ पर हड़प्पा खुद एक शहर था और जो कि रावी नदी पर था। और सिंधु नदी के ऊपर तो दोस्तों कोट दीजी, मोहनजोदड़ो, समुद्रो जैसे प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता के शहर थे। कौन से मोहनजोदड़ो, समुद्रो व कोट दीजी। दोस्तों चलते हैं आगे।
अगले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है रूस की संसद का नाम क्या है। दोस्तों इजराइल की नेसेट, जापान की डाइट, अफगानिस्तान की शोरा, फ्रांस व पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, भारत की पार्लियामेंट सबको पता है। भारत की पार्लियामेंट और किसकी है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका व ब्रिटेन, यानी उस समय ब्रिटेन बोलते हैं, वर्तमान में इंग्लैंड बोल देते हैं। तो इन देशों की दोस्तों पार्लियामेंट है। अगर बात है भूटान, भूटान की संसद का नाम तो सोंगडो दोस्तों। ईरान व मालदीव की दोस्तों मजलिस है। अगर बात कर ली जाए दोस्तों हमारी यहाँ पड़ोसी देश बांग्लादेश, बांग्लादेश की जातीय संसद है। और नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत है दोस्तों। तो राष्ट्रीय पंचायत तो किसकी दोस्तों? बांग्लादेश की होगी, बांग्लादेश। और बात करें दोस्तों कांग्रेस, ये दोस्तों आपकी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पार्लियामेंट हम बता चुके हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, भारत, इंग्लैंड, इन देशों की पार्लियामेंट है। तो आंसर आपका क्या रहेगा? राइट, ड्यूमा। जापान की डाइट, इजराइल की नेसेट, ईरान व मालदीव की मजलिस है दोस्तों। ईरान व मालदीव की मजलिस है, ईरान व मालदीव की दोस्तों मजलिस है। और पोलैंड की दोस्तों सोजिन है। पोलैंड की कौन सी दोस्तों? सोजिन। बढ़ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा दोस्तों? विश्व का प्रथम परमाणु संयंत्र, विश्व का सबसे पहला परमाणु संयंत्र दोस्तों किस शहर में लगाया? शहर का नाम पूछा दोस्तों। शहर का नाम रहेगा दोस्तों शिकागो, अमेरिका में लगा था। भूलिएगा मत, दुनिया का सबसे पहला परमाणु बम बनाने वाला देश अमेरिका था। और ये शिकागो शहर अमेरिका का ही दोस्तों। अगर ऑप्शन भी कट करने लगे, न्यूयॉर्क अमेरिका का है, बिल्कुल है। टोक्यो जापान की राजधानी दोस्तों अराकावा नदी पर है। दुनिया का जनसंख्या में सबसे बड़ा क्षेत्र है, यानी राजधानी शहर बोल सकते हो। लंदन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है शहर, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा शहर है दोस्तों। और ये आपका रहेगा जनसंख्या में सबसे बड़ा शहर रहेगा दोस्तों। जापान की राजधानी है लंदन दोस्तों, इंग्लैंड की राजधानी। अगर बात है शिकागो, शिकागो के अंदर सन 1943 में, शिकागो के अंदर सन 1943 में डॉक्टर एनरिको फर्मी जी के द्वारा शिकागो शहर में डॉक्टर एनरिको फर्मी के द्वारा पहला परमाणु संयंत्र लगाया गया था। कहां पर? शिकागो के अंदर। अमेरिका ने फिर परमाणु टेस्ट किया था अपना व्हाइट सैंड नाम के उसमें। अगर बात है व्हाइट सैंड, और उसके बाद बात कर ले दोस्तों न्यूयॉर्क, इसको बोलते हैं दोस्तों गगनचुंबी इमारतों का शहर, एम्पायर स्टेट न्यूयॉर्क, गगनचुंबी इमारतों का शहर न्यूयॉर्क। दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाह न्यूयॉर्क, हडसन नदी के किनारे दोस्तों बसा हुआ है। वो बंदरगाह भी हडसन नदी पर दोस्तों, अगर आपको याद करना हो। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। लाइक सब्सक्राइब रुकने नहीं थी दोस्तों, और हम देख रहे हैं आ नहीं रही है बिल्कुल। आप ढीले पड़ गए हो, आप सुस्त हो गए हो, यानी आपके अंदर पता नहीं कौन सा मोटिवेशन मांग रहे हो। आपको कौन सा मोटिवेशन चाहिए? माँ बाप के पैसे से जिसको से आप पढ़ते हो, उससे बड़ा मोटिवेशन दोस्तों क्या है? आप एक बार जरा अपना वो फेस देखिएगा जिस समय आप पेरेंट्स से फीस मांगते हो। उस समय रियलाइज कीजिएगा कि हम ये फीस क्यों मांग रहे हैं, किस लिए मांग रहे हैं, कहाँ जाने के लिए मांग रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। तो उस समय दोस्तों याद आएगा पढ़ाई की वैल्यू क्या है। तो दोस्तों चलते आगे। यहाँ पर पूछा है पक्षियों का संवर्ग किसे कहा गया है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों अभियान का नाम पूछा गया है कि किस अभियान को पक्षियों का संवर्ग कहा गया। प्रश्न पूछा जा सकता है। एशियाई शेरों के लिए गिर अभियान, जंगली गधों के लिए नल सरोवर, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभियान नागार्जुन आंध्र प्रदेश के अंदर दोस्तों। अगर बात करें पक्षियों का संवर्ग किसे कहा गया दोस्तों, पक्षियों का संवर्ग दोस्तों सरिस्का वनस्पति अभियान को कहा गया दोस्तों। सुल्तानपुर दोस्तों हरियाणा के अंदर रहेगा। कुंभलगढ़ ये फोर्ट भी है राजस्थान के अंदर, और रणथंभौर भी कहां पर दोस्तों राजस्थान के अंदर अभियान दोस्तों तीनों। लेकिन सुल्तानपुर रहेगा आपका हरियाणा के अंदर रहेगा। लेकिन ये बचे हुए तीनों कहां के हैं? ये है दोस्तों आपके कहां के दोस्तों, ये आपके सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के रहेंगे, जिसमें से सरिस्का को आपका पक्षियों का संवर्ग कहा गया है। बढ़ चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा गया? राष्ट्रीय कैलेंडर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। राष्ट्रीय कैलेंडर दोस्तों, राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रश्न है दोस्तों। राष्ट्रीय कैलेंडर जिसका नाम क्या है? शक संवत। और उसमें पूछा है इसको अपनाया गया, और आगे क्वेश्चन मार्क है कि कब अपनाया गया दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को।
22 जुलाई 1947, राष्ट्रीय गीत व गान को 24 जनवरी 1950, राष्ट्रीय नदी गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। और यहाँ पर प्रश्न पूछ गया है कि राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत को देश का राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित कब किया गया। दोस्तों ये डेट रहेगी आपकी 22 मार्च 1957। तो देखते हैं दोस्तों डेट कौन सी है, ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, हमें असुविधा के लिए खेद है, लेकिन नीचे लिख देते हैं 22 मार्च सन 1957 दोस्तों, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं है। तो आपका ये राइट आंसर है दोस्तों। 2008 में गंगा नदी को घोषित किया गया था। 1947 में 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था दोस्तों। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा झंडा, जिसमें मुख्य तौर पर 4 रंग है, बीच में चक्र है, 24 रंग की इसमें तीलियां हैं, 24 तीलियों की संख्या दोस्तों। वो जो चक्र है वो भी सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो बढ़ते दोस्तों आगे की तरफ 1950 24 जनवरी को हमने बताया है। 24 जनवरी 1950 को जिस दिन संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को, उसी दिन देश के राष्ट्रपति घोषित हुए थे, पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसी दिन संविधान में आखिरी बैठक जब हुई थी, राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रीय गान को अपना लिया गया। तो 24 जनवरी के हम 3 से 4 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। 24 जनवरी को जो पहले राष्ट्रपति बने, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, और 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को हमने पहला गणतंत्र दिवस मनाया, और पहला गणतंत्र दिवस मनाया जब अपना संविधान दोस्तों लागू हो गया था। चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और पढ़े दोस्तों ऐसे आपको नॉलेज के लिए बता दें, शक संवत का निर्माण दोस्तों राजा कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में 78 की साल में करवाया दोस्तों। 78 की साल में राजा कनिष्क के द्वारा दोस्तों करवाया गया था, जिसका पहला महीना चैत्र का, जो कि अप्रैल में शुरू हो जाता है, अप्रैल के साथ ही, और अंतिम महीना फाल्गुन का, जो कि मार्च के साथ ही आपका समाप्त हो जाता है। तो शक संवत का पहला महीना चैत्र का और अंतिम महीना फाल्गुन का, और इस कैलेंडर के हिसाब से चैत्र आपका अप्रैल में शुरू हो जाता है, और आपका जो रहेगा दोस्तों फाल्गुन वो आपका ओड़ी फाग बोल देते हैं, मार्च के बाद आपका समाप्त हो जाता है। बढ़ चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न दोस्तों क्या पूछा, महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी का नाम पूछा दोस्तों अमर सिंह। महाराणा प्रताप किसके उत्तराधिकारी, अगर ये पूछा होता तो फिर आंसर होता आपका उदय सिंह। महाराणा प्रताप किसके उत्तराधिकारी थे, उदय सिंह के। महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी कौन थे, यानी महाराणा प्रताप के बाद उत्तराधिकारी कौन आए, उसके बाद राजा कौन बना, वो बने दोस्तों अमर सिंह। और अगर बात की जाए महाराणा प्रताप के पिता का नाम, यानी वो किसके उत्तराधिकारी थे, राजा उदय सिंह के। और शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे दोस्तों, संभाजी रहेंगे। और अकबर किसके उत्तराधिकारी थे दोस्तों, ये हुमायूं के उत्तराधिकारी थे। हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर, शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी, महाराणा प्रताप का उत्तराधिकारी अमर सिंह, और उदय सिंह के उत्तराधिकारी होते दोस्तों महाराणा प्रताप। आप इस प्रकार से इनको याद कर सकते हो। हुमायूं के उत्तराधिकारी दोस्तों अकबर थे, यानी कि अकबर का पुत्र तो दोस्तों जहांगीर था। अगर प्रश्न पूछा जाता अकबर का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों, जहांगीर। ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों, उत्तराधिकारी पूछा होता है ना तब 2 वर्ड आते हैं, एक किसका और एक कौन। अगर प्रश्न में आ जाए अकबर का उत्तराधिकारी कौन था, अकबर का उत्तराधिकारी कौन था, अगर कौन शब्द आता है तो वहां पे आपको बेटा लगाना है, या वहां पे उसको पूछा गया है क्वेश्चन वाले ने कि उसका बेटा कौन था। आप अपने ऊपर प्रश्न लीजिए कि मैं किसका उत्तराधिकारी हूं, यानी वहां पर हमने किसका आया तो पिता बताना है, और पूछ देखिए मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, था तो है ही, होगा कौन, उत्तराधिकारी कौन होगा आगे, यानी हमारी संतान दोस्तों, आपकी संतान। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। और एक किसका और कौन, इन 2 वर्डों से आपका आंसर चेंज हो जाता है, उत्तराधिकारी से आंसर चेंज होता है। आंसर सिर्फ और सिर्फ कौन व किसका, इन 2 शब्दों से चेंज होता है। कौन में आपका आंसर रहेगा बेटा, किसका में आंसर रहेगा आपका आपको बताना है उसका, सॉरी दोस्तों पिता। किसका में आपको पिता बताना है, अगर उत्तराधिकारी हाथ में आ गए, और कौन में आपको बेटा। यहां पर पूछा महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी थे, कौन थे, कौन थे भाई, महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी कौन थे।
अमर सिंह जी दोस्तों। चलते हमारे अगले प्रश्न तरफ। अगले प्रश्न दोस्तों क्या पूछा गया है? अगले प्रश्न में आया दोस्तों कि हेली पुच्छल तारा के बारे में पूछा है दोस्तों। हेली पुच्छल तारा के बारे में पूछा गया है। हेली पुच्छल तारा लास्ट बार सन 1986 में दिखाई दिया था। कब? 1986 को। और ये 76 सालों बाद दिखाई देता है। तो 76 सालों बाद वही प्रश्न पूछा है, हेली पुच्छल तारा कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? 76 सालों बाद। अब पिछली बार कब दिखाई दे रहा? 1986 में, तो 76 जोड़ लीजिए। अगली बार कब दिखाई देगा? सन 2062 को दोस्तों। कब दिखाई देगा? सन 2062 को। 76 जोड़ लीजिए दोस्तों। आपको पता है, आपको भरपूर नॉलेज है, भरपूर ज्ञान है, आपके माँ बाप ने इतना ज्ञान दिया आपको। मेरा अंदाजा है, मेरा अनुमान है, आप उस ज्ञान का अनुसरण तो अवश्य ही करते होंगे। जो माँ बाप समझाते हैं आप उस राह पर तो चलते होंगे दोस्तों। बिल्कुल आपको चलना भी चाहिए। अशोक सम्राट के अभिलेखों की लिपि, अशोक सम्राट के अभिलेखों की लिपि पूछी दोस्तों यहाँ पर। और प्रश्न भी क्या है? निम्न में से कौन सी नहीं है? यानी इनके अंदर से अशोक के अभिलेखों की लिपि कौन सी नहीं है दोस्तों? ग्रीक है। ग्रीक लिपि के अभिलेख अशोक के अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। कहां से प्राप्त हुए हैं? अफगानिस्तान से। अगर बात करें ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि के मुख्यतः अभिलेख भारतवर्ष से प्राप्त हुए, भारतीय भूमि से प्राप्त हुए हैं। खरोष्ठी लिपि के अभिलेख दोस्तों पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। यानी इन 3 लिपियों के अभिलेख तो अशोक के लिपियां जो अशोक की जो लिपियां हैं अभिलेखों की, वो तीनों लिपियां हैं। और कहां से अभिलेख इन लिपियों के प्राप्त हुए हैं? ग्रीक लिपि के अफगानिस्तान, ब्राह्मी लिपि के भारत, खरोष्ठी लिपि के कौन सा दोस्तों? पाकिस्तान। और फारसी लिपि रहेगा आपका इसका आंसर। फारसी लिपि है जो, वो अशोक के अभिलेखों की लिपि नहीं थी। अशोक के अभिलेखों की अगर प्रश्न पूछे दोस्तों, खोज कब हुई? वो 1750 के अंदर टी पेंथलर के द्वारा की गई दोस्तों। टी पेंथलर के द्वारा। अशोक के अभिलेखों को पढ़ा किसने? सन 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने दोस्तों इसको पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था दोस्तों, अशोक के अभिलेखों को। जो एक कई बार, सबसे ज्यादा बार दोस्तों प्रश्न देखा गया बार बार। एक अंबाड़ा का अभिलेख दोस्तों, टोपरा का अभिलेख जिसे बोलते हैं, अंबाड़ा से प्राप्त हुआ, हरियाणा के अंबाड़ा जिले से। टोपरा का अभिलेख वो प्राप्त हुआ अंबाड़ा से, लेकिन वो वर्तमान समय में दिल्ली के अंदर है। तो प्रश्न था उस अशोक के टोपरा अभिलेख को अंबाड़ा से दिल्ली कौन लेके गया? कौन लेके गया दोस्तों? ये आंसर आपको पिन कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों। इसका आंसर आप पिन कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बढ़ चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा गया दोस्तों? देखते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। पूछा गया है कि शकों का पहला राजा कौन था दोस्तों? पहले पता होना चाहिए शक कौन थे, कहां से आए थे, क्यों आए थे दोस्तों? शक मध्य एशिया से आए थे। शक दोस्तों मध्य एशिया से आए थे। ये मुख्यतः चरागाहों की खोज में आए थे। पशुपालक किस्म के लोग थे। भारतवर्ष में आने के बाद 5 शाखाओं में बट गए थे। और शकों की जो 5 शाखाएं बटी थी, उसमें सबसे उन्नत जो शाखा थी दोस्तों, वो गुजरात वाली शाखा, सबसे लंबे समय तक राज करने वाली, सबसे फली फूली शाखा कौन सी? वो दोस्तों गुजरात वाली शकों की शाखा सबसे फली फूली, जिसके सबसे प्रतापी शासक दोस्तों कौन हुए? रुद्र दामन हुए दोस्तों। कौन हुए? रुद्र दामन शकों के सबसे प्रतापी राजा थे, जिन्हें संस्कृत प्रेमी कहा गया। और उनके द्वारा दिखाए गए अभिलेखों पिछले सेशन में पढ़ा चुके हैं आपको कि रुद्र दामन के द्वारा कौन सा अभिलेख लिखवाया गया था और किस भाषा में लिखवाया था, ये भी पढ़ा चुके आपको। यहाँ पे लेकिन प्रश्न क्या पूछा है? शकों का पहला राजा कौन था? शकों का पहला राजा दोस्तों माओ था। शकों का पहला राजा माओ, वर्धन वंश का सबसे प्रतापी शासक, सबसे वो प्रसिद्ध शासक दोस्तों हर्षवर्धन, भारत का अंतिम सम्राट। और रुद्र दामन को पढ़ चुके दोस्तों। कनिष्क, ये कुषाण शासक दोस्तों, कुषाणों का सबसे महानतम शासक कौन है दोस्तों? कनिष्क। अभी 2 मिनट पहले पढ़ के आए थे कनिष्क के शक संवत के बारे में। 78वीं साल में राजा कनिष्क द्वारा भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर चलाया गया था दोस्तों। और भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर सरकार के द्वारा 22 मार्च 1957 को अपनाया गया, जिसका पहला महीना चैत्र का और अंतिम महीना फाल्गुन का। जो मार्च होता ओड़ी फाग वाला, वही दोस्तों ओड़ी फाग खेलोगे, बापी जी काफी खेलोगे, आपको
वही ओलिफाग वाला महीना, फाल्गुन का महीना, मार्च का महीना, शक संवत का आखिरी महीना होता है दोस्तों। चलते हैं आगे। प्रश्न पूछा गया है अर्धावैविक नामक सिक्का किसके द्वारा चलाया गया? अर्धावैविक दोस्तों, इसका तो आंसर रहेगा आपका फिरोज शाह तुगलक। क्या रहेगा दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक। माता लक्ष्मी का चित्र छपा होता था गजनी के सिक्कों पर। सांकेतिक मुद्रा चलाई MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगर उसके बाद बात की जाए, सोने के सबसे ज्यादा सिक्के चलाए गुप्त राजाओं ने, गुप्त शासकों ने। सोने के सबसे पहले सिक्के चलाए इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानियों ने। उसके बाद पूछे सोने के सबसे प्योर सिक्के चलाए दोस्तों कुषाणों ने। अगर उसके बाद भी पूछा जाए दोस्तों चांदी का रुपए नामक सिक्का चलाया दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका शेर शाह सूरी। अगर दोस्तों यहाँ पे पूछा क्या गया है अर्धावैविक किसने चलाया? अर्धावैविक नामक सिक्के दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चलाया गया था दोस्तों। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों में क्या प्रश्न है? प्रश्न है पनामा नहर का निर्माण दोस्तों। पनामा नहर का निर्माण पूछा गया है। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? सन 1914 में हुआ था, जब आपका पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था। ऑस्ट्रिया ने शुरू किया था प्रथम विश्व युद्ध, वही 1914, जिस समय भारत और चीन यानी भारत और तिब्बत के बीच में मैकमोहन रेखा, सर मैकमोहन के द्वारा, जिसको हम LAC बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो खींची गई थी। चलते हैं दोस्तों हमारा आगे वाला क्वेश्चन। 1869 में सवेज नहर बनी थी दोस्तों। 1869 में सवेज नहर का निर्माण हुआ था। सवेज नहर, लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा है पनामा नहर का। पनामा नहर दोस्तों जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है। अटलांटिक महासागर जिसका आकार S के साइज का है, S के आकार का है, वह प्रशांत महासागर जो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे गहरा और त्रिभुज के आकार का महासागर है प्रशांत, उनको जोड़ती है। यानी अटलांटिक व प्रशांत को जोड़ा पनामा ने। अलग किसको किया? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को क्या कर दिया? अलग। यानी भूमि को नहर अलग करेगी और पानी वालों को नहर का पानी जोड़ेगा। सीधी सी बात दोस्तों, वही बात आपको बताई है। तो इसका निर्माण कब हुआ था? 1914 के अंदर हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न आया है कौन सा क्रांतिकारी इटली से था? दोस्तों बिस्मार्क का संबंध था जर्मनी से, आपको बहुत बार बता चुका हूं। रूसो का संबंध था दोस्तों फ्रांस से। बोमर का संबंध दोस्तों जर्मनी से था। राके, बोमर, लसर, बिस्मार्क, विक्टर एमुनल द्वितीय, ये जर्मन थे दोस्तों। उसके बाद है रूसो, मॉन्टेग्यू, ये दोस्तों फ्रांसीसी थे। नेपोलियन, लुई 16वां क्रांति के समय। और तो आपका राइट आंसर है दोस्तों गैरिबाल्डी। पीछे वाले किसमें पट गया? इटली की तलवार, आपको याद होगा इटली की तलवार इसे ही कहा गया था। पीछे किसमें पटे था? आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पूर्वी तट की पहाड़ियां। पूर्वी तट दोस्तों बंगाल की खाड़ी की साइड वही किनारा दोस्तों। पूर्वी तट कि वहां पर जो पहाड़ियां हैं तटीय क्षेत्र में, उन पहाड़ियों का नाम क्या है दोस्तों? अगर देखा जाए उसका नाम तो होगा महेंद्रगिरी की पहाड़ियां, पहली बात। अरावली की पहाड़ियां दोस्तों राजस्थान में, ये तो आपका पूर्वी तट पर नहीं दोस्तों, पूर्वी तट पे है नहीं, वो तो राजस्थान दक्षिण पश्चिम की तरफ चला गया। नीलगिरी ये बिल्कुल आपका दक्षिण में चला गया, सॉरी उत्तर पश्चिम गया दोस्तों, उत्तर पश्चिम गलती से नहीं गया। नीलगिरी जो कि आपका दक्षिण में चला गया। सतपुड़ा की जो कि आपकी मध्य प्रदेश में होगी दोस्तों, देश के बीच में मध्य सतपुड़ा की ऊंची चोटी धूपगढ़ी। याद कैसे करोगे? सत को बनाओ 7, सत को बनाओ 7, पूड़ा पूड़ा 7 पूड़े खाए। क्या खाए? 7 पूड़े खाए। सर्दियों में पूड़े खाओ दोस्तों, बने बनाए गरम गरम। कहां बैठकर? धूप में बैठकर। तो धूप गढ़ी दोस्तों, 7 पूड़े धूप में बैठकर खाए। सतपुड़ा की ऊंची चोटी है धूपगढ़ी। अरावली की ऊंची चोटी गुरु शिखर।
अरावली चोटी कौन सी दोस्तों? गुरु शिखर। और नीलगिरी का जब भी प्रश्न पूछा जाता है, आपको पिछली वीडियो में बताया था, नीलगिरी का जब भी जिक्र होगा, डोडा टोडा पाया, ये लाइन आपको सिर्फ याद रखनी है। डोडा टोडा पाया, नीलगिरी पहाड़ियों में 3 किस्में हैं आपको। डोडा बेटा चोटी, टोडा वहां पर जनजाति, पाया करा जलप्रपात। चाय की यहाँ पे खेती की जाती है। कहां पर है? दक्षिणी भारत में। कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर दोस्तों। इनकी चोटी डोडा बेटा 2696 मीटर। दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो डोडा बेटा, दूसरी, पहली नहीं, दूसरी। चलते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या दोस्तों? आगे वाला क्वेश्चन है नादिर शाह। दोस्तों ईरान का नेपोलियन 1739 में दिल्ली पर अटैक, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में नादिर शाह के द्वारा सन 1739 में अटैक किया गया था दोस्तों। अटैक किया गया, बिल्कुल अटैक किया गया। इसमें मैं मराठों का दोष मानता हूं दोस्तों। इस अटैक के पीछे मराठे थे। कई मराठे कैसे थे? याद कीजिए 1737 में मराठों ने भी दिल्ली पर अटैक किया था। दिल्ली को मराठों ने जीता था, तो राज क्यों नहीं किया भाई? राज क्यों नहीं किया? वापिस क्यों आए? नादिर शाह ने देख लिया दिल्ली पर एक बिल्कुल नाम मात्र राजा बैठा है, जिसको लड़ने का तो बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है, मुगल राजा जो, फिर वो मोहम्मद शाह रंगीला। और इसी मराठों की गलती का फायदा उठाते हुए नादिर शाह ने कहां पर अटैक किया? दिल्ली पर अटैक किया। कब किया? 1739 में। 2 चीजें लेके गया था। क्या क्या लेके गया था? क्या क्या लेके गया था? कोहिनूर का हीरा लेके गया था, विश्व प्रसिद्ध हीरा, जिसे सापित हीरा कहा जाता है। वर्तमान में इंग्लैंड के राजा के ताज में है। इंग्लैंड में राजा, रानी एक्सपायर हो चुकी है दोस्तों, रानी एक्सपायर हो चुकी है, राजा के ताज में वर्तमान में राजा वहां पे। उसके बाद मयूर सिंहासन लेके गया, जिसको तख्ते ताउस बोलते हैं। किसके द्वारा बनवाया गया था? वो शाहजहां के द्वारा। किससे बनवाया गया था? बादल खान के द्वारा बनवाया था। सॉरी, बादल खान से बनवाया था। वास्तुकार बादल खान था, शाहजहां उसको बनवाने वाला था। और उसको भारत से ले जाने वाला ईरान कौन था? नादिर शाह, जिसे क्या बोला गया? ईरान का नेपोलियन। भारत पर अटैक 1739। उस समय दिल्ली में राजा कौन था? दिल्ली में राजा रंगीला बादशाह, मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि भाग खड़ा हुआ अपनी प्रजा को छोड़ के। ऐसे ऐसे राजा। और इसमें दोस्तों उस राजा का नहीं है, वो राजा तो नकली था ही। इसमें दोस्तों मराठों का है। 1737 में अपना नुमाइंदा क्यों नहीं बिठाया वहां पे? अगर ठीक है बाजीराव प्रथम खुद राज नहीं कर सकते थे, खुद वहां पे नहीं रह सकते थे, तो अपना नुमाइंदा क्यों नहीं बिठा सके? जब दिल्ली जीत ली है, मुगलों को उखाड़ फेंका है, तो क्यों नहीं अपना नुमाइंदा बिठाया भाई? जरा सोचिएगा। तभी 2 साल बाद 39 में नादिर शाह का अटैक हुआ था। चलते दोस्तों आगे। प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न पढ़िएगा पहले। नादिर शाह जब हीरे को लेके गया, तो उस हीरे को वापिस कौन लाया? महाराजा रणजीत सिंह लाया। दोस्तों आपका आंसर दोस्तों बी आंसर सही रहेगा। दोस्तों आपका आंसर बी आंसर इसमें आपका सही रहेगा। महाराजा रणजीत सिंह सिख साम्राज्य के संस्थापक, लाहौर राजधानी थी इनकी। चलते दोस्तों आगे। सप्तवर्षीय युद्ध सन 1756 से सन 1763 तक चला। सन 1700 कब तक चला? 7 साल चला था, इसीलिए इसको सप्तवर्षीय युद्ध कहा गया। प्रश्न किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? दोस्तों पेरिस संधि के तहत समाप्त हुआ था। पेरिस संधि के तहत। एलासापल की संधि कब हुई थी? दोस्तों कर्नाटक के पहले युद्ध में। कर्नाटक का पहला युद्ध कब? सन 1746 से 1748। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो एलासापल की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि सन 1765 में हुई थी। उसके बाद बसीन की संधि अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुई थी। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा है सप्तवर्षीय युद्ध कब समाप्त हुआ, किस संधि के तहत समाप्त हुआ? सन 63 में, 1763 में पेरिस संधि के तहत समाप्त हुआ। आंसर है आपका पेरिस। चलते दोस्तों अब हमारे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ सकते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा दोस्तों? अगले प्रश्न में पूछा गया है भारतीय पुरातत्व विभाग के संस्थापक कौन थे? आपको पता होना चाहिए भारतीय पुरातत्व विभाग का हेडक्वार्टर कहां पर है, स्थापना कब हुई थी? हेडक्वार्टर कोलकाता, स्थापना सन 1861।
मुख्यालय कहां पर दोस्तों? कोलकाता। स्थापना सन 1861 में। प्रश्न आया किसके द्वारा? किसके द्वारा की गई है स्थापना दोस्तों? अल्मीडा, ये पुर्तगाली था, इसके द्वारा बिल्कुल भी नहीं की गई दोस्तों, ये तो पुर्तगाली था। और इसने गोवा पर कब्जा करवाने में पुर्तगालियों का अहम रोल निभाया। तारीख थी 1510, तो 1861 की बात चल रही है, काटो इसको। जेम्स प्रिंसेप 1837, अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, हो सकता है 1837 61 हो सकता है। डॉक्टर सूरज भान, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ये तो बात आजादी के बाद के बंदे हैं, जो हरियाणा के अंदर मिथाथल की खोज की, राखी गड्ढी में खुदाई करवाई, वो वाले शख्स 2014। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कौन बचे दोस्तों? कनिंघम, एलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। आपका राइट आंसर ए रहेगा, जिन्होंने पुरातत्व विभाग की स्थापना कोलकाता के अंदर 1861 में करवाई गई थी। बट चलो दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा भारतीय संविधान का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान को किसने अपने हाथों से लिखा? इसका आंसर है दोस्तों प्रेम नारायण बिहारी। प्रेम नारायण बिहारी ने अपने हाथों से लिखा था संविधान को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता की उपाधि दी गई, संविधान निर्माता की उपाधि दी गई। और देश का पहला कानून मंत्री इनको बनाया गया। कानून, पेपर में कानून मंत्री पूछे जाता, पेपर में कानून मंत्री नहीं पूछा जाता है, पेपर में कानून जहाँ पे विधि लिखेगा। क्या लिखेगा? विधि लिखेगा भाई। क्या लिखेगा? विधि लिखेगा। और बच्चे डेड और आप लोग डेड, तो जिंदा रहो, डेड नहीं होना है। कानून मंत्री समझने के लिए है, संविधान लिखा था, संविधान का निर्माता कहा गया, मुख्य भूमिका निभाई, तो कानून याद है। लेकिन एग्जामिनर आपको विधि लिख के देगा, आपको विधि मंत्री याद रखना है, कानून मंत्री समझने के लिए है। तो लिखने वाले संविधान अपने हाथों से कौन थे? प्रेम नारायण बिहारी थे। अगले पढ़ते दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है 1935। फिर संविधान से प्रश्न है दोस्तों, फिर एक प्रश्न और संविधान से आया है, लिया गया 1935 का मिनी संविधान दोस्तों। उसमें अनुच्छेद पूछे हैं, 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थी उसमें, 10 अनुसूचियां, 321 अनुच्छेद। अगर बात की जाए 1935 में आरबीआई की स्थापना, जिम कार्बेट अभियान उत्तराखंड के अंदर, और भारत से बर्मा को अलग, बंगाल से बिहार अलग, ये सारे कार्य दोस्तों 1935 के हैं। और इस 35 वाले मिनी संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 321 थी। जब भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ उसमें अनुच्छेद 395 थे, 395 थे भाई। अनुसूचियां भारतीय संविधान में 8 थी, लेकिन इसमें 10 थी, याद रखिएगा। आगे दोस्तों, लखनऊ पैक्ट कब आया? लखनऊ पैक्ट 1916। अगर पूछा जाए पूना पैक्ट कब आया? पूना पैक्ट 1932 में आया। पूना पैक्ट 1932 में आया। पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी का समझौता यरवदा जेल पुणे के अंदर हुआ था। यरवदा जेल पुणे के अंदर पूना पैक्ट 1932। अगर यहां पूछा जाए लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट दोस्तों 1916 कांग्रेस पार्टी का मुस्लिम लीग का समझौता था। ये कांग्रेस का मुस्लिम लीग का समझौता था। आगे चलते दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों अमेरिका। अमेरिका वर्ल्ड जीके से उठाया दोस्तों। अमेरिका का प्रश्न पूछा गया कि अमेरिका में दासों का व्यापार बंद कब हुआ? दोस्तों कब बंद हुआ? अमेरिका में क्रांति 1773 में हुई थी। अमेरिका ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित 4 जुलाई 1776 को किया। अमेरिका पूर्ण तौर पर, लिखित तौर पर आजाद 1783 में पेरिस संधि के तहत हुआ, पेरिस संधि के तहत हुआ। लेकिन 1787 में संविधान बनाया अपना। अगर बात जाए दासों का व्यापार, दासों का आयात कब बंद हुआ? 1808। आपको पिन कमेंट सेक्शन में बताना है अमेरिका में दास प्रथा कब खत्म हुई थी। दास प्रथा
कब खत्म हुई थी अमेरिका के अंदर, किसने खत्म की थी, ये आपको राइट आंसर देना है। आपको काफी बातें मेरे बारे में बता चुके हैं। 73 में क्रांति, 76 में आजादी घोषणा, 4 जुलाई को, 83 में पेरिस संधि के तहत आजाद, 87 में संविधान, 1808 में अमेरिका में 10वां आयात बंद। आपको बताना है अमेरिका के अंदर दोस्तों जो दास प्रथा थी वो कब खत्म हुई थी। पिन कमेंट सेक्शन में आपके लिए तीसरा क्वेश्चन था ये। आगे चलते दोस्तों, आगे क्वेश्चन दोस्तों चीनी क्रांति का आया है चीन से, जो कि 1911 में थी। बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नेतृत्व किसने किया, यानी इसका नेतृत्वकर्ता कौन था, सन यात सेन था दोस्तों। अगर पूछे शी जिनपिंग, ये वर्तमान में राष्ट्रपति है चीन का। पेन चाओ, ये भी बंदा चीन था। इस पेन चाओ ने कनिष्क की सेना को हराया था, याद रखिएगा। वही कनिष्क पढ़ गया जो शक संवत के बारे में, कुषाणों का प्रसिद्ध राजा। कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था, कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल नाम पेन चाओ था। कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था दोस्तों, पेन चाओ था, चीनी था दोस्तों। सन यात सेन के टाइम में 1911 में क्रांति। शी जिनपिंग वर्तमान में राष्ट्रपति, ये हान हाओ, ये नहीं था दोस्तों। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा गया है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी भारत में जिन्होंने स्वराज शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग सन 1906 में कोलकाता में किया था। प्रश्न आ चुका है, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, दादा भाई नौरोजी द्वारा। कब, 1906 में। कहां पर, कोलकाता में किया गया। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस पार्टी के पहले गैर हिंदू दोस्तों, मुस्लिम नहीं, अंग्रेज नहीं, कम उम्र के नहीं दोस्तों, गैर हिंदू। कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। बिल्कुल डन है। रस्ट गोफूर नामक पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। संपत्ति का अपव्यूहन नियम किसने दिया, दादा भाई नौरोजी ने दिया। उसके बाद अगर पूछा जाए दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने ये पहले शख्स थे जो लंदन से यानी इंग्लैंड से बोल रहे, इंग्लैंड देश से पहला शख्स भारतीय जिसने इलेक्शन लड़ा। वो कौन थे और कहां से इलेक्शन लड़ा था, वो दादा भाई नौरोजी थे। और फिन्सबरी से इन्होंने अपना इलेक्शन लड़ा दोस्तों। कहां से, फिन्सबरी से। किसने, दादा भाई नौरोजी ने। कौन से नंबर के बार किया, पहले नंबर के। कौन सी पत्रिका, रस्ट गोफूर। कौन सा नियम, संपत्ति का अपव्यूहन। उपाधि क्या, ग्रैंड ओल्ड मैन। तो ये थे दोस्तों दादा भाई नौरोजी के बारे में। चलते दोस्तों आगे किसने है, शिमला सम्मेलन सन 1945। डेट याद रखिएगा, शिमला सम्मेलन कब, 1945। शिमला सम्मेलन किसने बुलाया, लॉर्ड वेवेल ने। किसने बुलाया दोस्तों, लॉर्ड वेवेल ने बुलाया था। शिमला सम्मेलन कब बुलाया, 1945 में लॉर्ड वेवेल ने बुलाया था। स्टार्टिंग के जुलाई के प्रथम सप्ताह में बुलाया था इसको। इस सम्मेलन की दोस्तों खास बात यह थी, मुस्लिम लीग ने इसमें अपना अड़ियल रुख बनाए रखा। मुस्लिम लीग ने अपनी कंडीशंस, अपनी शर्तें रखी कि क्या शर्तें रखी, सोचने की बात है, क्या शर्तें रखी होगी। देश तो अलग मांगा था, आगे चल के देश की तो मांग चली रही थी, पाकिस्तान की मांग। तो आगे शर्तें क्या रखी इनके द्वारा, इन्होंने शर्तें रखी कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद होगी उसमें जो मुस्लिम सदस्य चुने जाते हैं वो मुस्लिम लीग के द्वारा चुने जाएंगे, वो मुस्लिम लीग के द्वारा चुने जाएंगे। और यही जो कंडीशन थी, यही जो शर्तें थी, यही जो अड़ियल रुख था मुस्लिम लीग का, 14 जुलाई तक जारी रहा। तो हारकर 14 जुलाई को साल 1945 को लॉर्ड वेवेल ने शिमला सम्मेलन को असफल घोषित कर दिया। प्रश्न आएगा, शिमला सम्मेलन असफल
या शिमला सम्मेलन की विफलता की घोषणा किसके द्वारा की गई? वेवेल के द्वारा। बुलाया किसने था? वेवेल ने बुलाया था। विफलता की घोषणा कब की गई? 14 जुलाई को। या शिमला सम्मेलन कब समाप्त हुआ? 14 जुलाई को। शर्तें किसने रखी थी? मुस्लिम लीग ने रखी थी। क्या रखी थी? कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो मुस्लिम सदस्य होते हैं उनका चुनाव मुस्लिम लीग पार्टी ही करेगी। ये सब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह दोस्तों आपको याद होना चाहिए, अहोम साम्राज्य आसाम में होता था। अहोम साम्राज्य आसाम में होता था कभी। अहोम साम्राज्य ने मुगलों को बहुत भयंकर चुनौती पेश की थी। मुगलों ने न जाने कितनी बार अहोम साम्राज्य पर अटैक किया, लेकिन अहोम साम्राज्य से मुगल कभी भी जीत नहीं पाए। मुगल कभी पूर्वोत्तर में अपना परचम क्यों नहीं लहरा पाए? वहां पे अहोम विराजित थे, अहोमों के कारण। और अहोम साम्राज्य ने आगे चल के, अहोम लोगों ने आगे चल के अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। तो उसने उनका नेतृत्व किसने किया? उनका नेतृत्व गोमधर कुंवर के द्वारा किया गया दोस्तों। गोमधर कुंवर के द्वारा नेतृत्व किया गया। अगर आगे चले, आगे प्रश्न में बात की जाए दोस्तों, 1857 की क्रांति के बाद मुंबई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेना का अनुपात कितना किया था? दोस्तों बात तो आपको नोट रखने योग्य है। जब बंगाल में क्रांति की शुरुआत हुई थी तो बंगाल में सेना का अनुपात 2:1 का, बंगाल में 2:1 का, और मुंबई में और मद्रास में 5:2 का रखा था। मुंबई और मद्रास में 5:2 का। पूछा किस है? मुंबई का। तो साथ में मद्रास भी नोट कर लीजिएगा। मद्रास और मुंबई दोनों का आंसर क्या रहेगा आपका? 5:2 और 2:1 का सेना का अनुपात कहां पर? बंगाल के अंदर था 2:1 का। यानी 2 भारतीय तो 1 अंग्रेज। यहां पे 5 भारतीय तो 2 अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज इतने ज्यादा दोस्तों नहीं थे। आगे चलते दोस्तों, आगे वाले प्रश्न में तुर्की का पहला राष्ट्रपति कौन था? या फिर मैं इस प्रश्न को दूसरे हिसाब से पूछ सकता हूं, तुर्की का पहला खलीफा कौन था? सॉरी, अंतिम खलीफा। तुर्की का अंतिम खलीफा कहूं या मैं तुर्की का पहला राष्ट्रपति कहूं? दोस्तों मुस्तफा कमाल पाशा था। कौन था? मुस्तफा कमाल पाशा था दोस्तों। इसको पहला राष्ट्रपति कहूं या इसको अंतिम खलीफा कहूं? दोस्तों इस्लाम जगत का अंतिम खलीफा, इस्लाम जगत का अंतिम खलीफा मुस्तफा कमाल पाशा। पैसा लिखा हुआ दोस्तों, पाशा आएगा, मुस्तफा कमाल पाशा। ये था दोस्तों मुस्तफा कमाल पाशा को आखिर खलीफा पद त्याग कर राष्ट्रपति क्यों बनना पड़ा? क्योंकि दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में 1918 की बात है, जब ये धुरी शक्तियां हार चुकी थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया, ये जब हार चुके थे, तो जर्मनी और तुर्की के साथ में लुजोन व सेबर की संधि की गई। लुजोन व सेबर की संधि की गई 1919 में। आगे चल के इन्हीं संधियों के फलस्वरूप तुर्की के अंदर लोकतंत्र आया। क्या आया? लोकतंत्र। और खलीफा का पद क्या हुआ? समाप्त हुआ। और लोकतंत्र आने के बाद मुस्तफा कमाल पाशा पहले राष्ट्रपति बने। तो ये रीजन था दोस्तों। आशा है आपको समझ आएगा। बहुत अच्छा सेशन चल रहा है दोस्तों, बिल्कुल बस थोड़ा सा इंतजार और कीजिए, आपका सेशन जल्दी खत्म होने वाला है। लेकिन अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है दोस्तों, लाइक व सब्सक्राइब और कमेंट व शेयर रुकना नहीं चाहिए बिल्कुल। इस चीज में आप पता नहीं क्यों, क्या कारण है, कोई पैसा थोड़ी लगता दोस्तों। और आधे से ज्यादा बच्चे तो लाइब्रेरी में बैठ के फ्री का नेट फूक के लिखते हुए 1-2 शेयर तो डाउनलोड भी कर लिया है कि घर जाकर देखूंगा, लाइब्रेरी में नेट यूज करके डाउनलोड कर लूँ, करते ही यहाँ बैठ कर फिल्म देख लूँ, फिल्म वेब सीरीज देख लूँ मैं। भाई घर वाले लाइब्रेरी की भी फीस देते हैं, सेंटर की भी देते हैं वहां पे, तो बैठ कर उसको पढ़ लिया कर। पहले एक बार देख के बाद में सेव करनी होती है वो वीडियो, पहले उसे समझना होता है, तभी बाद में कुछ आता है। यहाँ पे फिल्म देख लूँ, घर जाके पढ़ूंगा, भाई यहाँ क्या करने आता है, फिर तो घरे पढ़ लिया कर। सेंटर में लाइब्रेरी में क्या करने आता है वो
कई देखा है जहां पे बुक्स रखने की जगह है वहां पे पांव रख के बैठेंगे। लाइब्रेरियों की बात है दोस्तों, वहां पे पांव रख के बैठेंगे। अब इनको बैठने की इस उम्र में तमीज कौन सिखाए? प्लस टू तक घर वाले और स्कूल वाले ने समझा पाए, यहाँ को समझाए कौन? ये भी समस्या है और गंभीर समस्या है। बताओ क्या किया जाए इसका? दूसरा, अगर कोई अच्छी बात हो, आप कौन? बताओ भाई कौन? आप कौन लगते हो? अरे कम से कम बड़े भाई के नाते, टीचर के नाते समझ लियो दोस्तों, मान लो इस बात। घर वालों की फीस लगती है तब जाके आप वहां एसी में बैठते हो, तो कम से कम पढ़ लिया करो भाई। पढ़ने का आपका अधिकार है, संविधान ने दिया आपको, फ्रीडम दिया आपको, तो उसका सदुपयोग करो, ना कि दुरुपयोग। माँ बाप के पैसे का भी सदुपयोग करो। आगे प्रश्न पूछा दोस्तों, तुर्की का पहला राष्ट्रपति हो चुका हमारा, अभी क्या था हमने पिछले पेज पर। अब प्रश्न है मुस्लिम लीग का संविधान। दोस्तों अगर कहीं पर समझाने में, अगर कहीं पर बताने में कोई भी मिस्टेक हो जाए, बता सकते हो, फ्री हो आप एक आजाद देश के आजाद नागरिक हो, आजाद देश के आजाद नागरिक हो आप, आपको समझना चाहिए। अगर आपसे कुछ सजेशन मांगा गया है आपको देना चाहिए, आपका अधिकार है। एक ह्यूमैनिटी के नाते, एक मानवता के नाते आप सजेस्ट कुछ कर भी सकते हो और आपका सजेस्ट सर आंखों पर रहेगा। आगे पूछा है दोस्तों मुस्लिम लीग। ये मुस्लिम लीग पार्टी दोस्तों 1906 में बनी थी। 1906 में इस पार्टी का निर्माण हुआ। 1907 में इसका संविधान बना। 1908 में मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन हुआ। प्रथम अधिवेशन 1940 में लाहौर में पाकिस्तान की मांग रहमत अली चौधरी के द्वारा मुस्लिम लीग की अधिवेशन में की गई। पाकिस्तान की मांग, रहमत अली चौधरी था व्यक्ति, पेपर में आ जाएगा रहमत अली चौधरी। कहां पर? लाहौर में की गई थी मांग। कहां पर की गई थी? लाहौर में। मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त सन 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही की गई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेट दोस्तों मुस्लिम लीग की, नोट कर लीजिएगा। लेकिन यहां पे पूछा क्या गया है कि संविधान कहां बना था, यानी 1907 में जो संविधान बना वो संविधान आपका कराची में बना था। जो 40 में बैठक हुई लाहौर में, वो लाहौर में हुई थी। पाकिस्तान की मांग हुई थी रहमत अली चौधरी द्वारा। जो प्रस्ताव प्रत्यक्ष कार्यवाही, जो प्रत्यक्ष कार्यवाही की गई, ये बंगाल में की गई थी दोस्तों। शहीद सुरहावर्दी, शहीद सुरहावर्दी दोस्तों को याद थे, यहाँ के सीएम थे, स्थान आपको याद रहना चाहिए। अमृतसर में इनकी पहली बैठक हुई दोस्तों। अधिवेशन, पहला अधिवेशन कहां पर था? अमृतसर में। बड़ी कहां पर थी? निर्माण कहां पर है? ढाका में। तो दोस्तों आपको डेट तो याद रखनी ही रखनी है, स्थान भी याद रखना है। प्रत्यक्ष कार्रवाई कहां पर है? बंगाल में। अधिवेशन कहां पर है? 8 में अमृतसर में। संविधान कहां पर है? कराची में 1907 में। बड़ी कहां पर है? 1906 में ढाका में। दोस्तों आशा है आप पढ़ेंगे, आप सलाह जरूर मानेंगे। वैसे मानदा मुंदा कोई नहीं भाई, मानदा कोई नहीं, घर वाले नहीं मानते। घर वाले की बचन तक बचते तो उत्तर सेंटर में लाइब्रेरी में आकर बड़ा है जे कहता हुआ टीचर ठिया जे कहते भाई पढ़ो रहे, जाड़ बीच का पढ़ो रहे, उसकी नहीं मानना है। फिर उड़ता बात जगे मैं, फिर वो भी गुंडा लगा है। असल में भाई आज का जमाना में कहना है पाप हो रहा है। आज का जमाना में कहना है पाप हो रहा भाई, ना को भाई। बच्चा भी सोचा मारता क्यों हुआ है, क्यों हुआ भाई। माँ बाप की भी सुने तो उन्हें समझेगा माँ बाप भी क्यों हुआ है, ना को। माँ बाप कहने लगेंगे बाहर निकल जाएंगे, कोई नहीं किसी की सुन कर आती है। कमाल की बात है, इस उम्र में ये आ रहा है तो दोस्तों आगे क्या होगा जरा सोचिएगा। तो चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 22 पर। मैडम भिखाजी कामा भारत की पहली राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली जर्मनी के अंदर सन 1907 में पहली मैडम भिखाजी कामा फ्रांसीसी मूल की थी दोस्तों। फ्रांसीसी तो मूल की थी, फ्रांसीसी मूल की भारतीय महिला थी।
प्रश्न पूछा है किस मुल्क की थी? फ्रांसीसी मुल्क की। झंडा कहां पर फहराया? ध्वज कहां फहराया? जर्मनी में। कब फहराया? सन 1907 में। कब फहराया? सन 1907 में फहराया दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। मैडम भिखाजिकामा प्रथम भारतीय महिला, जर्मनी के अंदर सन 1907 में ध्वज फहराने वाली महिला थी। लेकिन किस मुल्क की थी? फ्रांसीसी मुल्क की। किस मुल्क की थी भाई? फ्रांसीसी मुल्क की। तो कम से कम एक शख्स के बारे में आपको 4 से 5 चीजें नोटिस रहनी चाहिए। आगे से दोस्तों, पृथ्वी की त्रिज्या किसने मापी? पृथ्वी की त्रिज्या किसने मापी? पृथ्वी की त्रिज्या इराटोस्थेनीज ने मापी। समुद्री चक्र का दुनिया में चारों तरफ चक्र किसने लगाया? समुद्री सीमा का दोस्तों चक्र लगाया मैगलन ने। समुद्री क्षेत्र का पृथ्वी के चारों बिल्कुल पृथ्वी का राउंड चक्कर लगाने वाला मैगलन था। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम, हिकेटियस दोस्तों भूगोल का पितामह, भूगोल का पितामह कौन था दोस्तों? हिकेटियस था। कौन था दोस्तों? हिकेटियस। ग्रहों की गति केपलर। इराटोस्थेनीज। पृथ्वी की त्रिज्या आपको पिन कमेंट सेक्शन में नोट करना है। विषुवत रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? विषुवत रेखा पर। साथ में आपको बताना है ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 2 क्वेश्चन में चलते हैं आगे दोस्तों। आगे पूछना है दोस्तों, मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह यानी जो ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सभी करते हैं। पृथ्वी भी करती है, बुध भी करता है, शुक्र भी, शनि भी, अरुण वरुण बृहस्पति सभी करते हैं। पूछा गया इसमें मंगल के बारे में कि मंगल कितने दिन में? 687 दिन में। 224 दिन में कौन करता है दोस्तों? 224 दिन में करता शुक्र। 224 में शुक्र, 88 में बुध जो कि सबसे पहले करता है। 88 में बुध। पृथ्वी 365 दिन 4 घंटे 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे या 365 सही 1/4 दिन। चलते दोस्तों आगे। मंगल ग्रह के 2 क्या है? उपग्रह है, डिमास और फोमास। आप बता सकते कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? आगे दोस्तों, भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। यही पूछा है कितने राज्यों से? 5 राज्य। 5 राज्यों के नाम बताओ। देखो अपने को कितने याद है जरा पता लगे। कर्क रेखा वाले सबको याद है? कर्क रेखा वाले 8, मित्र परगम 8 सबको याद है दोस्तों। मित्र परगम 8 राज्य कर्क रेखा से। लेकिन यहां पे पूछा मानक समय रेखा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय समय है जो भारतीय मानक समय रेखा उसका नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या नाम उसका? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसका क्या दोस्तों नाम है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय रेखा का नाम है। प्रश्न पूछा है कहां से ली गई? कहां से ली गई दोस्तों? ये इलाहाबाद के पास, इलाहाबाद के पास मिर्जापुर नैनी से, मिर्जापुर नैनी से दोस्तों ये मानक समय लिया गया है। इंग्लैंड के समय में जो समय से रॉयल वेधशाला से 5.5 घंटे जो कि हमारा समय क्या है? आगे है। अमेरिका से 9.5 घंटे आगे है। अमेरिका से 9.5 घंटे, इंग्लैंड से 5.5 घंटे आगे है ना, क्योंकि हम पूर्व में है। पूर्व में सूरज निकलता है, पूर्व में सूर्य दिन पहले शुरू होता है। पूर्व में सूर्य निकला, सूर्य निकलने के साथ दिन की क्या होगी? शुरुआत होगी। तो दिन की शुरुआत सूर्योदय के साथ होती है। तो सूर्योदय देश जापान यानी पूर्व दिशा में दोस्तों सूर्योदय देश पूर्व दिशा से निकलता है। तो सूर्योदय देश कौन सा? जापान है। और पूर्व में हम दोस्तों इनके ब्रिटेन के लिए। तो अगर बात की जाए 5.5 घंटे आगे हैं, लेकिन मानक समय रेखा कितने राज्यों से? 5 राज्य। 5 राज्यों की ट्रिक क्या है? उमा को UMACO, यू से यूपी, एम से एमपी, ए से एपी। आंध्र प्रदेश नहीं, सॉरी अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश, क्योंकि ये जो है भारतीय मानक समय रेखा बिल्कुल सीधी आती है। ऐसा नहीं है आप यूपी से अरुणाचल ले जाओगे फिर आंध्र नहीं चले जाओगे, नहीं भाई। ये देशांतर रेखाएं दोस्तों, और देशांतर रेखाएं बिल्कुल लंबवत सीधी आती हैं। तो ये यू से यूपी, एम से एमपी, ए से आंध्र प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, ओ से ओडिशा, ये 5 स्टेट आपकी ट्रिक है। उमा को आगे पूछना है पृथ्वी को नाशपाती के आकार का
अब पृथ्वी के आकार की बात हुई है, पृथ्वी के आकार की दोस्तों बात हुई है। पृथ्वी के आकार की अगर बात करें, पहली बात, पृथ्वी का आकार नाशपति के आकार का किसने बताया है? फिर कहेगा गोल किसने बताया? फिर कहेगा नारंगी किसने बताया? फिर कहेगा कैसा आकार है? दोस्तों आकार सर्पिलाकार है, अंडाकार बोल देते हैं, जो कि 80% है। कितना परसेंट है? 80% है। पृथ्वी को गोल बताने वाला पाइथागोरस थे। पृथ्वी को गोल किसने बताया है? पाइथागोरस ने। जेम्स जीन ने बताया है पृथ्वी को नाशपति के आकार का। और दूसरा, पृथ्वी को नारंगी के समान, किसके समान है? नारंगी के आकार का न्यूटन के द्वारा बताया गया। न्यूटन के द्वारा नारंगी, पाइथागोरस के द्वारा गोल, नाशपति के आकार का जेम्स जीन। लेकिन है कैसा आकार? सर्पिलाकार या अंडाकार। कितने परसेंट अंडाकार है, कितने परसेंट सर्पिलाकार है? 80% दोस्तों। चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न में लिखा जाए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर इसमें पूछा दोस्तों, एंथ्रेसाइट कोयला किस चट्टान को बना? पहली बात दोस्तों, आपको चट्टानें याद नहीं होती, इसके लिए ट्रिक है जबरदस्त दोस्तों। अलग अलग चट्टानों की अलग अलग ट्रिक है। जैसे अवसादी चट्टानें हैं, अवसादी की चट्टानें पढ़ेंगे। अवसादी ने सेब चूस लिया, अवसादी ने सेब चूस लिया। अवसादी से, अवसादी की चट्टान जो है, न से नमक की चट्टान, से सैल, ब से बलुआ पत्थर, चू से चूना पत्थर। तो इस प्रकार ट्रिक से पढ़ेंगे। यहां पर पूछा क्या गया है? एंथ्रेसाइट। अवसादी में तो है नहीं भाई। फिर कौन सा आया? आग्ने, आग्ने की ट्रिक है दोस्तों, बेबी ग्रेसाइट। बेबी ग्रेसाइट, बेबी, बे से बेसाल्ट, बी से बिटुमिन्स कोयला, बेबी ग्रे, ग्रे से ग्रे फाइट। दूसरा, उसके बाद क्या है? बेबी ग्रे साइट, साइट से साइनाइट। उसके बाद दोस्तों बचा कौन सा? एंथ्रेसाइट तो आई नहीं, तो आंसर कौन सा हमारा? कायंत्रित। कायंत्रित की भी एक ट्रिक है दोस्तों, ए शशि, किसी को बोलते हैं शशि, ए शशि निशा संग फाइट कर, निशा संग फाइट कर। ए से एंथ्रेसाइट आपका पहले आया, आपका पहले बिट गया। ए शशि, शशि, शशि से शिष्ट, शशि से शिष्ट। दूसरा, ए शशि निशा, निशा, निशा मतलब साइनाइट, नीस, नीस। उसके बाद निशा संग, संग से दोस्तों संगमरमर, निशा संग फाइट कर। यहां पे हो जाएगा दोस्तों ग्रेनाइट, वहां पे फाइट होता है, यहाँ पर ग्रेनाइट। वहां पे दोस्तों फाइट कर, कर से दोस्तों जाएगा क्वार्ट। तो इस प्रकार आपको कभी एक अलग से सेशन में इनकी ट्रिक पढ़ाई जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से कराई जाएंगी। तो यहाँ पर एंथ्रेसाइट कोयला किसका होगा? कायंत्रित चट्टान का उदाहरण होगा दोस्तों, कायंत्रित चट्टान का एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे दोस्तों चलते हैं हमारे लास्ट पेज की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे अगर पूछा जाए आपसे कि दोस्तों काकोरी ट्रेन एक्शन डे, काकोरी ट्रेन एक्शन डे करंट में दोस्तों है, किस राज्य सरकार ने इसको मनाने का फैसला किया? तो पहले मैं समझना होगा काकोरी क्षेत्र है कहां पे? काकोरी क्षेत्र पता है यूपी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूपी, पहली बात। दूसरा, काकोरी रेल एक्शन कांड, क्या काकोरी ट्रेन एक्शन डे ये नाम बदला गया है काकोरी रेल कांड का, जो कि 1925 में हुआ था। इसमें 3 शख्सों को फांसी मिली थी। कौन कौन थे? अशफाक उल्ला खान, पहले मुस्लिम फांसी टूटने वाले, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, इन तीनों को फांसी दी गई थी दोस्तों। शशि चंद्र सान्याल को उम्र कैद दी गई थी दोस्तों। लेकिन अगर इसमें प्रश्न पूछा गया है कितने क्रांतिकारी शामिल थे? टोटल 10 क्रांतिकारी दोस्तों शामिल थे, टोटल 10 क्रांतिकारी शामिल थे। साइमन कमीशन में 7 थे, साइमन कमीशन में 7 थे। साइमन कमीशन सन 1928 को भारत आया, विरोध लाहौर में लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया। तो दोस्तों 7 सदस्य थे और काकोरी ट्रेन कांड में 10 क्रांतिकारी थे। कितने दोस्तों? 10। कैबिनेट, आपके लिए प्रश्न यहाँ पे, कैबिनेट मिशन में, कैबिनेट मिशन में 1946 में कितने सदस्य आए थे? कितने सदस्य थे? पिन कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे, आपके लिए यहाँ पे लास्ट दोस्तों, डिवाइन कॉमेडी दोस्तों। डिवाइन कॉमेडी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, कई बार पेपरों में पूछी जाती रही है। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? अगर ऑप्शनों की तरफ चले, लियोनार्दो ने तो भाई मोनालिसा लिखी है,
लियोनार्दी ने मोनालिसा। दांते के द्वारा लिखी गई दोस्तों डिवाइन कॉमेडी। टॉमस मूर ने यूटोपिया, टॉमस मूर के द्वारा यूटोपिया। वह मैकियावेली के द्वारा द प्रिंस, द प्रिंस। मैकियावेली आधुनिक राजनीति के चाणक्य है। पिछले सेशन में आपको पढ़ाया था आधुनिक राजनीति के चाणक्य कौन, मैकियावेली। पुस्तक कौन सी, द प्रिंस। डिवाइन कॉमेडी दांते के द्वारा लिखी गई है, और दांते को क्या कहा गया है, विश्व में पुनर्जागरण काल का जनक कहा गया दोस्तों। आपका ये लास्ट प्रश्न टॉमस मूर के द्वारा यूटोपिया पुस्तक लिखी हुई है। तो हमें आपसे उम्मीद है दोस्तों, और भरपूर उम्मीद है, भर भर के उम्मीद है कि आप हमारा सेशन लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। यहां तक पहुंच गए हैं तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलेगा दोस्तों। राम राम, जय हिंद, जय मां भारती।